नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जब से बिहार में जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट क्या आई, बीजेपी की टेंशन बढ़ गई, क्योंकि बीजेपी जिस हिंदू पिच पर खेलना चाहती थी उसको बिहार की जातीय जनगणना ने तहस नहस कर दिया और अब बीजेपी जाति के पीछे भागने लगी है। तो उधर कांग्रेस हर रैली में जाति की बात कर रही है, तो सवाल उठता है कि क्या मोदी के 10 साल की कमाई हिंदुत्व को जाति खत्म कर देगा? देखिए ये रिपोर्ट, लेकिन हम रिपोर्ट दिखाएं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार राज्य ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट क्या ओपन की, पूरे देश की राजनीति में तूफान आ गया और अब इसी मार से बीजेपी सबसे ज्यादा घायल है। और अब कहा जा रहा है कि जिस पिच पर बीजेपी खेल रही थी उस पिच को छोड़ जाति पर आना पड़ रहा है। जातिगत जनगणना को सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से विश्लेषण कर रहा है। जाति के आंकड़े के फायदे गिनाए जा रहे हैं, कोई इसमें जल्दबाजी तो कोई सियासी गणित बता रहा है। लोगों को एक बार फिर मंडल कमीशन का दौर याद आने लगा है। बिहार के सत्तारूढ़ गठबंधन ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए भी यह बीजेपी के सामाजिक गठजोड़ को हिलाने और उसे तोड़ने का अवसर है। उत्तर और मध्य भारत में हाशिए पर पड़े लोगों को एकजुट कर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले एक दशक में जबरदस्त सामाजिक समीकरण तैयार किया है, उसको धक्का लग रहा है। जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है, शायद उसके शासनकाल की सबसे बड़ी परीक्षा है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी सामाजिक अंतर विरोध का मैनेजमेंट करने में सफल रहती है या नहीं। मोदी शाह युग आने से पहले तक बीजेपी जाति को लेकर संघर्ष करती रही। उसने 1980 और 1990 के दशक में पार्टी के विस्तार के लिए हिंदुत्व के साथ ओबीसी समीकरण को साधा। हालांकि मोदी और शाह अलग तरह से समाज शास्त्री साबित हुए। उन्होंने समझा कि मंडल युग ने खुद विरोधाभास पैदा कर दिए थे। कुछ जातियों को लाभ हुआ, जबकि पिछड़ों के भीतर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अलग अलग छोड़ दिए गए। 2014 से बीजेपी ने अपना नया समीकरण सेट किया, जिसमें उसने उच्च जातियों को रखा जो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर खुद को भाजपाई मानते रहे हैं और अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर अत्यधिक पिछड़े लोगों को साधा गया, जो पार्टी के जरिए अपने लिए आगे बढ़ने का अवसर देखते हैं। इसमें एक व्यापक राजनीतिक और धार्मिक गठजोड़ सेट किया गया। केवल उपजातियां नहीं, तीसरा महत्वपूर्ण तबका गरीब दलित समुदायों का रहा, जिन्हें आरक्षण या राजनीतिक ताकत से लाभ नहीं मिला और उन्हें एक व्यापक हिंदू पहचान का हिस्सा महसूस कराने वाले अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। इस माइक्रोकास्ट पॉलिटिक्स इंजीनियरिंग के साथ साथ एंटी मुस्लिम नैरेटिव ने बीजेपी को इस गठबंधन को बनाए रखने में मदद की। नीतीश कुमार की जेडीयू ने अति पिछड़ों के बीच अपने आधार को बनाए रखने के लिए काम किया, क्योंकि बीजेपी इस समुदाय के काफी करीब पहुंच चुकी है। जेडीयू समेत तमाम क्षेत्रीय दल मान रहे हैं कि जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि ओबीसी अब भी एक व्यापक समूह है, जिनके पास पर्याप्त प्रतिनिधित्व और ताकत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी के सामने एक चुनौती तो पैदा हो गई है। इससे निपटने के लिए उसके पास कई विकल्प भी मौजूद हैं। जानकारों की माने तो बीजेपी का पहला लक्ष्य होगा कि बिहार और यूपी जैसे राज्यों में अपने 60% गठबंधन को बनाए रखे। मोदी और शाह की नई बीजेपी अपने व्यापक सामाजिक आधार को बनाए रखने के लिए बेहद अलर्ट है। उसके पास हर हाल में अपनी कल्याणकारी अपील का उपयोग करने का विकल्प है, लेकिन इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। अगर बीजेपी रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला कर सकती है, हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना की मांग जोर पकड़ सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जातिगत जनगणना को लेकर सरकार क्या करती है और इसका हल क्या निकालती है, जिससे उसको कम नुकसान हो।